हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने मौजूद हैं फॉर रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम 2 यूनिट का रिवीजन इसमें कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। इस ई लेक्चर को आप पूरा देखें, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे और हर एक टर्म से अवेयर हो जाएंगे। आपके सामने जो इस समय स्लाइड मौजूद है, जिसमें मैंने अल्टरनेटर, स्लिप रिंग, रोटेटिंग फील्ड, स्टेशनरी फील्ड, स्टेटर, रोटर, सेलिएंट पोल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर, एक्साइटेशन सिस्टम, मेथड ऑफ वेंटिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंट्रिगल स्लॉट वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, ईएमएफ इक्वेशन, केसी, केडी, देन फॉर स्टार कनेक्शन ईएल, फॉर डेल्टा कनेक्शन ईएल और ई फेज में रिलेशन, पैरामीटर्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग जैसे आर ए, एक्सएल, एक्सएआर, आर्मेचर रिएक्शन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज इक्वेशन, फेजर डायग्राम, वोल्टेज रेगुलेशन जिसमें डायरेक्ट मेथड, ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, पोटियर ट्रायंगल मेथड, देन सिंक्रोनाइजेशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन, डार्क लैम्प मेथड, वन डार्क टू ब्राइट मेथड, सिंक्रोनाइजिंग बाय सिंक्रोनोस्कोप, सिंक्रोनाइजिंग करंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो ये कुछ हैं टॉपिक्स जो मेरे यूनिट 1 में कवर अप होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक अल्टरनेटर से। तो सिंपली मैंने बताया था मशीन जनरेटिंग AC EMF कॉल्ड सिंक्रोनस अल्टरनेटर। सिंक्रोनस वर्ड क्यों? इट ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड। देन स्लिप रिंग एंड ब्रश असेंबली। स्लिप रिंग हम यूज़ कब करते हैं? जब हमको अपने, जैसे आपका शाफ्ट है, शाफ्ट पे आप 3 स्लिप रिंग होती हैं जो आपकी मूविंग इन नेचर है, और ये किसके साथ कनेक्ट है? ब्रशेस। ब्रशेस आपके स्टेशनरी पार्ट हैं जब हमको अब एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक पिच फैक्टर, या फिर आप इसको कॉइल स्पैन फैक्टर, इट इज़ डिनोटेड बाय केसी। पूरा डेरिवेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। यहाँ मैं सिर्फ आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताऊँगा, जैसे अल्फ़ा, क्योंकि हमारी जो फार्मूला है उसमें यूज़ होता है cos अल्फ़ा बाई 2, वेयर अल्फ़ा क्या है? एंगल बाय विच कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड। कैसे निकालते हैं? बीटा टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय विच कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड। तो हम पूरा डेराइव करते हैं, इसके लिए डेरिवेशन आपके सामने मौजूद है। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, प्लीज़ आप इन पर अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। देन यू गेट cos अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू OC अपॉन OA, विच इज़ नथिंग बट द पिच फैक्टर या फिर कॉइल स्पैन फैक्टर, cos अल्फ़ा बाई 2। इसी से रिलेटेड जब हम KD करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे N नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, बीटा स्लॉट एंगल जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? 180 बाई N। आफ्टर दैट M है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। आफ्टर दैट हमारा इंड्यूस EMF ई फेज क्या है? 4.44 FIT फेज, वेयर T फेज क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। आपका जो शॉर्ट पिच कॉइल होती है, समटाइम्स इज कॉल्ड कॉर्डेड कॉइल और फंक्शनल कॉइल। नाउ अब हम आते हैं KD की तरफ। KD का फार्मूला पता है हमें, साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। तो हाँ, एक मैंने डेरिवेशन आपको दिखा रखा, आपको स्लाइड में इस समय दिख रहा है, जैसे हम नॉर्मली ब्रीथ फैक्टर भी कहते हैं। द फैक्टर बाय विच देयर इज़ अ रिडक्शन इन द EMF ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइल इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिनोट कैसे करते हैं हम? KD से। तो आप इस डेरिवेशन के थ्रू जाएंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी है। तो आपको डेरिवेशन के बाद आपको अपना फॉर्मूला, आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा, दैट इज़ KD इज़ इक्वल टू साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। इन दोनों पर आपके डेरिवेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। इसी में एक चीज़ और है आपकी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीज़ के जो एंगल होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है? तो सिंपल सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल एंगल इज़ इक्वल टू P बाई 2 मैकेनिकल एंगल। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको मैकेनिकल के टर्म्स में दे दी जाती चीज़ें, आपको इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में फाइंड करना होता है। नाउ कंस्ट्रक्शन हमने प्रीवियस ई लेक्चर में देख लिया था, तो उसी कंस्ट्रक्शन में आपने स्टेटर पढ़ा था, आपने रोटर पढ़ा था।
तो यहाँ पर हैंड रिटन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सेलिएंट पोल और सिलिंड्रिकल रोटर। तो दोनों के बीच में जो मोस्ट प्रोबेबल डिफरेंस हो सकते थे वो मैंने नोट डाउन करके इस स्लाइड में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आफ्टर दैट मैंने डेरिवेशन किया है आपका ईएमएफ इक्वेशन का। कौन सी ईएमएफ इक्वेशन आप स्टडी कर चुके हैं, 4.44 F5 टी फेज़। लेकिन जब हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात करते हैं या तो इसमें हम ऐड कर देते हैं वाइंडिंग फैक्टर्स, जैसे KC/KD। KC/KD क्या आपके वाइंडिंग फैक्टर्स, जैसे हमने कॉइल स्पैन और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से बोला था अभी। तो कंप्लीट एक जनरल इक्वेशन बन जाती है E = 4.44 KC/KD F5 टी फेज़। आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे पैरामीटर्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ओपीएस की बात है, वाइंडिंग है तो उसमें रजिस्टेंस और रिएक्टेंस होता ही होता है। तो रजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं RA, दैट इज़ आर्मेचर रजिस्टेंस, इससे हम अच्छे से अवेयर हैं। देन XL जो कि हमारा आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस है, इससे भी हम अच्छे से अवेयर है। बिसाइड दिस इसके बाद एक और रजिस्टेंस मिलता है, दैट इज़ XAR। क्या है हमारा, रिएक्टेंस करस्पॉन्डिंग टू आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन तो पता नहीं है, तो आर्मेचर रिएक्शन का मेजर रोल है इन सिंक्रोनस अल्टरनेटर। तो हमारे लिए एक काम और बढ़ जाता है कि हम आर्मेचर रिएक्शन को अच्छे से स्टडी करें। तो आर्मेचर रिएक्शन पे हम पहुंच गए। आर्मेचर रिएक्शन का हमें डीसी से अगर हम रिलेट करें तो हमें बेसिक डेफिनेशन पता है कि हमेशा ही जो मेन फ्लक्स है या फील्ड फ्लक्स है उसका अपोज करता है। लेकिन इसकी स्टडी एसी के केस में थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली में आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर। तो हम अपने केसेस को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जब फाई हमारा 0 है, जब हमारा फाई -π/2 है, जब हमारा फाई π/2 है। तो इन 3 केसेस को बनाकर हम आर्मेचर रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टडी के तौर पे स्टार्ट किया, पहला लिया हमने यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर लिया जो कि प्योरली रजिस्टिव रोड है। हमने इसका वेवफॉर्म डायग्राम बनाया, हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया और रिज़ल्ट हमारे सामने मौजूद ये हुआ कि ये जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट शो करता है। क्रॉस मैग्नेटाइज से मतलब आपके पोल के हाफ के सेंटर हाफ से लेफ़्ट साइड अपोज और राइट साइड सपोर्ट करता है। देन हमने नेक्स्ट केस के लिए स्टडी किया जो कि हमारा 0 लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें आर्मेचर रिएक्शन कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज, मतलब ये मेन फील्ड फ्लक्स को ऑलवेज अपोज करेगा। आफ्टर दैट हमने तीसरा केस स्टडी किया 0 लैगिंग पावर फैक्टर। इस केस में आर्मेचर रिएक्शन हमारे मेन फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो हम इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और वही हमने इस डायग्राम में आपको शो रखा है। हमने पावर फैक्टर्स के लिए 0 लैगिंग, 0 लीडिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और क्या नाम आपका डीमैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजिंग कहाँ कहाँ पर है वो दिखा रखा है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कर्व बना हुआ है इसमें है इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए एक एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका टर्मिनल वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे लोड करंट है। तो जैसे जैसे पावर फैक्टर आपका बढ़ता चला जाएगा 0 से 0 पीएफ लैगिंग से, जैसे 0.2, 0.8, 0.6 बढ़ता चला जाएगा और लोड करंट भी साथ में इंक्रीज़ होता चला जाएगा। यूनिटी पावर फैक्टर वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा तो ये नेगेटिव की तरफ इंक्रीज़ होने लगेगी। देन हमने और प्रोसीड आगे किया तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक टर्म से हम अवेयर हुए जो कि मेरा एक्सेस है इज़ इक्वल टू XL + XAR। सारी क्वांटिटीज़ आपकी ओम पर फेज़ हैं क्योंकि कैलकुलेशन जो है हमारी वो हमारी सिंगल फेज़ में होती है। देन हमने सिंक्रोनस इम्पीडेंस पढ़ा। सिंक्रोनस इम्पीडेंस डिनोटेड बाय ZS। एक इम्पीडेंस ट्रायंगल की हेल्प से हमने ZS के लिए लिखा कि RA + J टाइम्स ऑफ XS। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो √R² + XS का होल स्क्वायर। देन हमने वोल्टेज इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस अल्टरनेटर पढ़ी। तो चूँकि ये सारी AC क्वांटिटीज़ हैं और 3 फेज़ क्वांटिटीज़ हैं और ऑलवेज एनालिसिस इन सिंगल फेज़, तो E फेज़ इज़ इक्वल टू V फेज़ + IaRA + IaXS। एक्सेस आपको पता है सिंक्रोनस रिएक्टेंस।
और देन हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, जिसमें हमने ई फेज़ को दिखाया, XAR को दिखाया, XL को दिखाया, RA दिखाया और लोड दिखाया। लोड मतलब जिसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है। देन हमने XL और XAR को रिप्लेस कर दिया XS से। आफ्टर दैट XS और RA को रिप्लेस कर दिया ZS से, जो कि हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। देन हम फर्दर मूव किया अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा फेज़र डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर। अगर आपने अपने अल्टरनेटर को लोड कर रखा हुआ है, उस समय उसका नेचर कैसा हुआ। तो हमने 3 अगेन केसेस लिए। पहला ड्रॉ किया है लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए, इसमें हमने अपना फेज़र डायग्राम ड्रॉ किया और देन ई फेज़ के लिए कैलकुलेशन की। एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, अंडर रूट ऑफ वी फेज़ कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी फेज़ साइन फाई प्लस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर। सिमिलरली लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कैलकुलेट किया, देन यूनिटी पावर फैक्टर के लिए कैलकुलेट किया और एक जनरल इक्वेशन लिखी कि ई फेज़ स्क्वायर इज इक्वल टू वी फेज़ कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस वी फेज़ साइन फाई प्लस माइनस आई ए एक्स एस का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्या है? प्लस इंडिकेट फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, माइनस इंडिकेट फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर डिफाइन किया, ई फेज़ माइनस वी फेज़ अपॉन वी फेज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, देन हम इसके मेथड्स पे आए। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे डायरेक्ट लोडिंग मेथड है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड है, एम्पियर टर्न मेथड है, ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड है, ASA मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MMF मेथड है, 2 रिएक्शन थ्योरी है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, एम्पियर टर्न मेथड और पोर्टियर ट्रायंगल मेथड या फिर ज़ीरो पावर फैक्टर मेथड। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लिया था कि सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड क्या है। हम इसमें आप DC रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। तो डायग्राम में आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या सर्किट फॉर OC एंड SC टेस्ट शोन है। हम सिंक्रोनस अल्टरनेटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराते हैं, एक बार उसको ओपन सर्किट रखते हैं, दूसरी बार शॉर्ट सर्किट करते हैं। जब हम ओपन सर्किट रखते हैं तो जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं या क्वांटिटी फाइंड करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में, वो है हमारी IF और VOC ओपन सर्किट वोल्टेज। चूँकि लाइन में निकलती हैं तो हम इसको फेज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। देन हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और IF और IASC कैलकुलेट कर लेते हैं। देन उसके रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो कर्व में आपको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक दोनों शो हो गई हैं। अब इसकी हेल्प से आप फाइंड करते हो सिंक्रोनस इम्पीडेंस, जिसका सिंपल सा फार्मूला निकल के आता है कि फेज़ EMF ऑन ओपन सर्किट डिवाइडेड बाई फेज़ करंट ऑन शॉर्ट सर्किट फॉर सेम एक्साइटेशन, मतलब दोनों ही केस में फील्ड करंट जो है वो कांस्टेंट रखें। तो आप ZS कैलकुलेट कर लेते हो। तो जब आपको एक बार ZS कैलकुलेट हो जाता है तो RA आप DC रेजिस्टेंस की हेल्प से पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो आप फाइंड कर लेते हो XS सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब इन सारी क्वांटिटीज़ को आप अपने ई फेज़ के फॉर्मूले में पुट कर लेते हो, क्यों वी फेज़ आपको पता है, नथिंग बट द VOC। IA आपको पता है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। देन पावर फैक्टर आपको गिवन है कि लोड पावर फैक्टर है, ऑलरेडी नोन है आपको। RA कैलकुलेट कर चुके हो, XS आप कैलकुलेट कर चुके हो। आप अपना फॉर्मूले में पुट करते हो और आंसर फाइंड कर लेते हो और परसेंटेज VR के वैल्यू में रख के आप अपनी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। अब इस मेथड के एडवांटेज, अब किसी भी लोड कंडीशन के लिए आप इसे फाइंड कर लेते हो। डिसएडवांटेज क्या है, ये पैसिमिस्टिक मेथड है। देन हमने अजम्पशंस क्या टेक किए, ये तो थ्योरी पार्ट है, वी स्टडी इन डिटेल इन प्रीवियस लेक्चर्स, ई लेक्चर्स। देन नेक्स्ट मेथड जो था हमारा एम्पियर टर्न मेथड। एम्पियर टर्न मेथड में क्या था, अब हमने EMF को डील ना करके MMF डील किया है। MMF समझ रहे हैं ना आप, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हमने इसमें अपनी डीलिंग स्टार्ट कर दी है। तो इस केस में भी हमने वही 3 टेस्ट सेम परफॉर्म किए। आपने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया। ये सारे टेस्ट परफॉर्म करके आपने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की हैं।
तो आपके सामने अगेन कर्व में करैक्टरिस्टिक बनी हुई है। अब इसमें क्या है डिफरेंस आ गया कि इस बार हम EMF ना डील करके MMF डील कर रहे हैं। तो हमने जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया उस केस में जो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है उसके साथ जो हमें MMF मिला उसे F0 बोला। जब हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया उसके अक्रॉस जो हमें MMF मिला, लोड करंट के अक्रॉस जो MMF मिला उसे FAR बोला। अब F0 और FAR ये दो MMF मिले। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इनसे रिजल्टेंट फाइंड करें। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स मतलब कंडीशंस। अब आपका अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी और ज़ीरो लीडिंग में काम करेगा। तो अगर ये कंडीशंस होती हैं तो अब आप FR कैसे फाइंड करते हो। तो ज़ीरो लैगिंग के लिए मैंने लिखवा रखा है, ज़ीरो लीडिंग के लिए आपको दिखा रखा है, यूनिटी के लिए दिखा रखा है। अब अगर कोई जनरल केस आ जाए लीडिंग का या लैगिंग का तब आप FR कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जब आपको एक बार FR मिल गया तो आप उसके करस्पॉन्डिंग देखिए इस वाले में आप उस FR के करस्पॉन्डिंग ई फेज़ फाइंड कर लेंगे और उस ई फेज़ की हेल्प से आप क्या फाइंड कर लोगे, वोल्टेज रेगुलेशन। और इस मेथड्स को हम ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं कि वेरी क्लोज टू मिलती है आपको एक्चुअल रिजल्ट के, जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल रिजल्ट के वेरी क्लोज मिलती है। देन आपका तीसरा मेथड जो है वो है आपका पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। इसको भी लेक्चर में हमने डिटेल से स्टडी किया, यहाँ बस थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हम लोग इस वाले मेथड में ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं और जीरो पावर फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से तो हम अच्छे से अवेयर हैं। जीरो पावर फैक्टर टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो लोड लेते हैं वो प्योरली रिएक्टिव लोड होता है, ठीक, जिसकी पावर फैक्टर कैसी हो जाती है, जीरो लैगिंग फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक, हमें हार्डली 2 पॉइंट चाहिए होते हैं अपनी कर्व को ड्रॉ करने के लिए। एक पॉइंट A हो गया, आपका एक पॉइंट P हो गया, इन दो पॉइंट को हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं। देन इसी में हम पोर्टियर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पोर्टियर ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय पोर्टियर ट्रायंगल मेथड। तो चीज़ें इसमें भी लिखी हैं, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से भी हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं। देन हम यूज़ करते हैं पोर्टियर ट्रायंगल का एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने में, और कैसे हम अपना ई फेज़ फाइंड करेंगे। जब आपको एक बार ई फेज़ मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोर्टियर रिएक्टेंस, प्लीज़ समझना इस अच्छे टॉपिक को, पोर्टियर रिएक्टेंस क्या होता है, तब जाके आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। देन इस मेथड्स पे अजम्पशंस क्या क्या हैं, RA नेगलेक्ट किया है, आर्मेचर रिएक्शन MMF इज़ कांस्टेंट, ये भी हमको स्टडी करना होगा। फिर हम फर्दर पहुँचे आपके पैरेलल ऑपरेशन पर, जैसे हमने सिंक्रोनाइजेशन भी बोला, इसी में हमने इन्फिनाइट बस भी पढ़ा, इसमें हमने कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन भी पढ़ा। कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन जैसे फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, बस बार वोल्टेज सेम होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। देन मेथड्स पे आके, जिसमें पहला मेथड था आपका लैम्प मेथड, दूसरा मेथड था सिंक्रोनोस्कोप मेथड। लैम्प मेथड में हमने डार्क लैम्प मेथड, थ्री ब्राइट लैम्प मेथड, और लास्ट था आपका 1 डार्क 2 ब्राइट मेथड। तो इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस भी किया था और इसमें शो किया था कैसे हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। एक आपका ऑलरेडी रनिंग अल्टरनेटर लगा हुआ है, आप जो पैरेलल कनेक्ट करने जा रहे हैं उस अल्टरनेटर को आप इनकमिंग अल्टरनेटर भी कहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट मेथड आपने स्टडी किया कैसे हम दोनों के फेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, R को R डैश से, Y को Y डैश से एंड B को V डैश से। तो एक बार ये यूनिटी के साथ ऑफ और ऑन होते हैं, जब ये एक साथ डार्क होते हैं तो वो आपका मोमेंट होता है जब आप स्विच को, सिंक्रोनाइजिंग स्विच को ऑन कर दें। सिमिलरली आपने ब्राइट मेथड पढ़ा, देन आपने 1 डार्क 2 ब्राइट मेथड पढ़ा, ये आपके सामने नोट डाउन है थ्योरी। देन आपने सिंक्रोनाइजेशन बाय सिंक्रोनोस्कोप। अब पहले तो इसमें सिंक्रोनोस्कोप समझा, एक मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिस पे एक नीडल लगी है आपकी, अगर वो इनिशियल पोजीशन पे है और उसके दो ही मूवमेंट है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो आपका अल्टरनेटर फास्ट रन कर रहा है, कौन सा अल्टरनेटर, इनकमिंग अल्टरनेटर। अगर उसकी नीडल एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका अल्टरनेटर, इनकमिंग अल्टरनेटर स्लो रन कर रहा है। तो आपको उसका स्पीड जो है वो मेंटेन रखना है जो ऑलरेडी रनिंग अल्टरनेटर कनेक्ट है उसके साथ। देन एक छोटा सा एक मैंने ऐसे ही आपको समझा रखा, अगर 2 अल्टरनेटर आपके पैरेलली कनेक्ट हैं तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे, इसमें सिंक्रोनाइजिंग करंट और सिंक्रोनाइजिंग पावर कैसे फाइंड करेंगे।
देन एक और लेक्चर हमने ई लेक्चर स्टडी किया था, पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोर पर। यही पुराना हमारा वो डायग्राम है जिसको हमने यहाँ कंसीडर किया है, और इसके हेल्प से हमने कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड की है। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने क्या फाइंड किया है? हमने फाइंड किया है आपकी रियल पावर को। रियल पावर एक तरफ लिख दी जिसमें दो टर्म्स आपके पास, फंडामेंटल टर्म और सेकंड हार्मोनिक टर्म, ठीक। देन हमने इसमें रिलक्टेंस टॉर्क डिफाइन किया और सिंक्रोनाइजिंग पावर निकाल ली। इसी में एक और टॉपिक हमारा छोटा सा है, बस बार। हम बस बार किसे कहते हैं और वाई डू वी नीड पैरेलल ऑपरेशन। कभी कभी फ्यूचर डिमांड में हमारी सप्लाई जैसे बढ़ जाती है, आज हमको चाहिए 10 किलोवाट, हो सकता है 2 साल बाद या 5 साल बाद हमको 20 किलोवाट चाहिए। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंग हम पैरेलल ऑपरेशन करने लगते हैं। देन एक और टॉपिक था आपका थ्योरी ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ किया था जिसको मैंने कहा था कि हम इसको फर्दर इसी डेरिवेशन जानेंगे, तो वो डेरिवेशन यही है, थ्योरी ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर मशीन, ठीक। यहाँ पर हम पी इनपुट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने सिलेंड्रिकल रोटर टाइप के जितने भी अल्टरनेटर हैं उनके लिए पी इनपुट कैलकुलेट किया, जो कि निकल के आया E/ZS E cos थीटा माइनस V cos थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस डेल्टा, ठीक। आउटपुट पावर कैलकुलेट करेंगे। देन हमने डिफाइन किया सिंक्रोनाइजिंग पावर। कब आपका अल्टरनेटर रिटार्ड होगा? अगर रिटार्ड हो रहा है तो उसे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो हम कुछ एक्स्ट्रा पावर कम कर देंगे। मतलब P प्लस डेल P कब करेंगे और P माइनस डेल P कब करेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस, फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हमने लोड को इंक्रीज़ किया है, तो अगर ऐसा किया है तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को बोलते हैं हम सिंक्रोनाइजिंग पावर, VE/ZS साइन थीटा प्लस डेल साइन डेल डैश। देन सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क डिफाइन किया। फिर हम आ गए आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 2 का, जो है टू रिएक्शन थ्योरी। अब टू रिएक्शन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमने डी एक्सिस समझा, क्यू एक्सिस समझा, हम डायरेक्ट एक्सिस किसे कहते हैं, क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होती है। फिर देन हमने फॉर 2 पोल मशीन के लिए डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस फाइंड की। देन 4 पोल मशीन के लिए फिर हमने बताया कि अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को कंसिडर कर लें FAR, तो इसके भी 2 कंपोनेंट हैं हमारे। अगर आर्मेचर करंट को हम देख लें तो इसके भी 2 कंपोनेंट है। तो सारे पैरामीटर्स को हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दैट इज़ डी कंपोनेंट और क्यू कंपोनेंट, और इनकी हेल्प से हमने एक सिंपल फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देन हमने डिफाइन किया परमियंस। परमियंस की हेल्प से हमने फ्लक्स फाइंड किया। फ्लक्स की हेल्प से हमने इंड्यूस EMF फाइंड किया अलॉन्ग डी एक्सिस, अलॉन्ग क्यू एक्सिस। फिर हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 3 हमारे पास इंड्यूस EMF है, एक अलॉन्ग डी एक्सिस, एक अलॉन्ग क्यू एक्सिस और एक EF जो ऑलरेडी मौजूद है। फिर हमने अपनी वोल्टेज इक्वेशन लिखी, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके सॉल्व किया, तो आपको एक लास्ट रिजल्ट मिला, EF इज इक्वल टू VT प्लस IARA प्लस J टाइम्स ऑफ XT ID प्लस J टाइम्स ऑफ XQ IQ। XT और XQ आपको ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, मैंने पहले भी बताया था, अलॉन्ग डी एक्सिस अलॉन्ग क्यू एक्सिस। देन हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब इस फेजर डायग्राम को सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, या ज्योमेट्री सॉल्व किया और आपने tan साई की वैल्यू फाइंड की। जब आपने साई फाइंड किया तो आपने डेल एंगल भी निकाल लिया। वंस डेल एंगल आपने कैलकुलेट किया तो आप EF कैलकुलेट कर लेंगे। देन हमने स्लिप टेस्ट पढ़ा। स्लिप टेस्ट हमने क्यों परफॉर्म किया? टू फाइंड XT एंड XQ। आ जाता है कभी कभी, पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में कि डिफाइन स्लिप टेस्ट और उस पर XT और XC की वैल्यू निकाल के दिखो। तो XT कब निकलेगा? जब वोल्टेज मैक्सिमम हो, करंट मिनिमम हो, और XQ कब निकलेगा? जब मिनिमम वोल्टेज हो, करंट मैक्सिमम हो। देन हम आ गए सिंक्रोनस मोटर पे। अल्टरनेटर पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं, इसमें हमको सबसे पहला टॉपिक समझना है RMF, जो हम डिटेल्ड पढ़ेंगे यूनिट 3 में इंडक्शन मोटर में। फिर हम कंस्ट्रक्शन पे आ गए, वही अगर हम स्टेटर और रोटर। देन डिफाइन समझिए हमने मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग क्या है कि आपका अल्टरनेटर रोटर हो रहा है लेकिन उसके रोटर का इनर्शिया बहुत जाता है। जब दोनों ही अनलाइक पोल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसे फिगर 2 में अनलाइक पोल है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में आपका जो रोटर है आपके स्टेटर से लॉक पोजीशन में आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। फिर आता है कि आप क्यों नहीं सेल्फ स्टार्टिंग है, तो उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि इसमें 2 टाइप के टॉर्क मौजूद रहते हैं, एक जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करता है, एक जो आपको क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करता है, तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो जाता है। तो हमारी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो है वो
नॉट सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। तो कुछ मेथड्स होंगे जैसे यूज़ ऑफ पोनी मोटर्स, यूज़ ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, यूज्ड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और या फिर लास्ट यूज़ ऑफ स्मॉल डीसी मशीन्स कपल टू इट। तो पोनी मोटर्स क्या हैं? हमारी नथिंग बट द स्मॉल इंडक्शन मोटर जिन्हें हम यूज़ करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग है, वही अपने फील्ड वाइंडिंग के साथ लगा देते हैं। कॉपर की बार्स होती है जो दोनों एंड से शॉर्ट सर्किटेड होती हैं। देन इसमें भी हमने एक इक्वेशन पढ़ी, जैसे वहाँ भी इक्वेशन थी जनरेटर केस में कि 4.44 kCkd FI टी फेस, वहाँ पर थी ये जनरेटेड EF से डिनोट कर रही थी, यहाँ पर इंडिकेट होगी बैक EMF से, जैसे कि हमने DC मोटर में स्टडी किया था। देन उसकी वोल्टेज इक्वेशन, और इसी में एक इम्पॉर्टेंट और भी है, जैसे टाइप्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस इन सिंक्रोनस मोटर। टाइप्स ऑफ टॉर्क जैसे स्टार्टिंग टॉर्क होता है, रनिंग टॉर्क होता है, पुल इन टॉर्क होता है, पुल आउट टॉर्क होता है। ये तो डिफरेंट टाइप के टॉर्क्स हैं जो आपके सिंक्रोनस मोटर में मौजूद हैं। इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है लेमन लैंग्वेज में। देन हमारा वी कर्व्स क्या होता है? वी कर्व्स हम किन एक्सिस के बिटवीन, जैसे फील्ड करंट और आर्मेचर करंट में आप जो कर्व ड्रॉ करते हो उसे हम बोलते हैं वी कर्व्स, क्योंकि ये वी शेप में बनते हैं। आफ्टर दैट इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है? जब हम पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट का कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट वी जो है वो इन्वर्टेड टाइप के में आपके शेप्स आते हैं, तो आप बोलते हैं तो इन्वर्टेड वी कर्व। देन हंटिंग क्या है? हंटिंग इन सिंक्रोनस मोटर कुछ नहीं, ऑसिलेशन ऑफ रोटर ही है, या फिर ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इसी को बोलते हैं आप हंटिंग या स्विंगिंग। ठीक, ये अनडिजायरेबल फिनोमिना जिसको हमको रिमूव करना है। आफ्टर दैट सिंक्रोनस कंडेंसर, जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। वही है कि सिंक्रोनस मोटर की ओवर एक्साइटेड कंडीशन को ही हम सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। अब इस केस में क्या है कि आपका ये पावर फैक्टर इम्प्रूव करने लगती है। देन कॉज ऑफ हंटिंग, देन इफ़ेक्ट ऑफ हंटिंग क्या होती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर एट कांस्टेंट लोड एंड वेरिएबल एक्साइटेशन। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो फेज़र डायग्राम पता होना चाहिए। तो हमने एक फेज़र डायग्राम हमने देख लिया कि भाई ये फेज़र डायग्राम है, बी फेज़ का डायरेक्शन इधर है, AB फेज़ का डायरेक्शन ये है, और IAZS की एक्सिस ये है। देन इसी को हमने एक अपने लास्ट 4 डायग्राम की हेल्प से समझाया, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन और क्रिटिकल एक्साइटेशन। होप आप लोगों को अब कुछ क्लियर हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। प्लीज़, थैंक यू।